नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को जमानत मिल गई है। उनको दिल्ली के कोर्ट से जमानत मिली है। वहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे और उनकी पार्टी का नाम है अवामी इत्तेहाद पार्टी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से हिंदुत्ववादी संगठनों ने शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद को गिराने की साजिश रची। हालांकि वह साजिश फेल हो गई और प्रशासन ने जो हिंदुत्ववादी संगठन थे उनको तितर बितर कर दिया और उनके ऊपर हल्का लाठीचार्ज भी किया है। राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से मुलाकात की और उनके सवालों के जवाब दिए। वहीं भारत में बीजेपी उनकी इस यात्रा को लेकर हमलावर है। उनके ऊपर पीओके के समर्थन में बयान देने वाले अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात करने के आरोप बीजेपी यहां पर लगा रही है। वियतनाम में यागी तूफान के कारण 127 लोगों की जानें जा चुकी है, वहीं 54 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इससे पहले यागी तूफान के कारण दक्षिणी चीन और फिलीपींस में भी तकरीबन 30 लोगों की मौत हुई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के 49 प्रत्याशियों की लिस्ट आज आना बाकी है। कल नामांकन का आखिरी दिन है, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी नहीं की है। वहीं बीजेपी ने भी महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी की सीट पर अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। शंभू बॉर्डर को खुलवाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी की आज बैठक हुई, जिसमें पंजाब और हरियाणा के अनेकों अधिकारी शामिल हुए और अब ये कमेटी किसानों से मुलाकात करेगी। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण की पोलिंग होगी। 3 चरण में चुनाव है, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। उसी को लेकर एक सुगबगाहट है और उसी सुगबगाहट के बीच एक बड़ी अपडेट ये आई है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सांसद जो कि जेल में बंद थे, इंजीनियर राशिद, आज उनको दिल्ली के पटियाला कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब वो आज शाम को कोर्ट के कहने के अनुसार दिल्ली जेल से रिहा होंगे। तिहाड़ जेल में बंद हैं। साल 2019 का केस है और टेरर फंडिंग का उनके ऊपर केस लगा रखा है। यूएपीए के मामले में उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं। जैसे ही इंजीनियर राशिद की रिहाई की खबर चली, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती दोनों ही परेशान हो गए। इंजीनियर राशिद बारामूला से इसी साल चुनाव जीतकर निकले हैं। जिस किस्म से पंजाब में खडूर साहिब की सीट से अमृतपाल चुनाव जीते थे, ठीक उसी तरह जो इंजीनियर राशिद हैं वो भी बारामूला की सीट से चुनाव जीते हैं। अमृतपाल सिंह का सारा जो चुनाव कैंपेन था वो उनके माता पिता ने संभाला और वहीं जो इंजीनियर राशिद हैं उनका जो सारा चुनाव कैंपेन था वो उनके बेटे ने, अबरार राशिद ने, संभाला था। दोनों, एक हम सबको पता है कि दोनों के ऊपर जिस किस्म के चार्जेज हैं, उनके ऊपर टेरर फंडिंग के चार्जेज हैं, इनके ऊपर जो एक हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी वाला एनएसए एक्ट लगा रखा है उसके तहत इनकी डिटेंशन है। तो दोनों का केस सिमिलर है, लेकिन इंजीनियर राशिद को जो एक हिसाब से सपोर्ट है वो एक पार्टी का सपोर्ट है, क्योंकि वो एक पार्टी बनी थी अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसके संस्थापकों में से एक हैं और उसमें ज़्यादातर वे लोग हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की पॉलिटिक्स से अलग कुछ सोचते हैं। बहुत सारे तो अलग अलग दलों से तो टूट कर भी आए हुए हैं। थोड़ी, मैं कहूँगा दोनों दलों से थोड़ी सी एग्रेसिव पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। उनके ऊपर आरोप क्या लगाए हैं? जैसे जब एक हिसाब से सिमिलर से आरोप हैं, जब चुनाव लड़ने के लिए खडूर साहिब की सीट से अमृतपाल सिंह को तैयार किया गया तो जो विरसा सिंह वल्टोहा और वो सब लोग लगा रहे थे कि इनको तो एजेंसियां खड़ी कर रही हैं, एजेंसियों ने इनको उम्मीदवार बनवाया है। सेम आरोप इंजीनियर राशिद के ऊपर भी लगे हैं और इंजीनियर राशिद ने जो बयान दिया है, बयान यही दिया है कि वे हमेशा से नरेंद्र मोदी की नीतियों के आलोचक रहे हैं, इसी कारण वो जेल काट रहे हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं 370 को लेकर भी अपनी कमिटमेंट बताई है कि वो एक बहुत धोखा हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ। तो अब की बार जो इंटरेस्टिंग होना जम्मू कश्मीर का चुनाव, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है जो दावा कर रहा है कि वो कश्मीरी स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे, वहीं महबूबा मुफ्ती भी कहीं ना कहीं कश्मीरी स्टेटहुड के लिए स्टैंड ले रही हैं। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी इस चीज़ को लेकर कई बयान दे चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला ने तो कल बयान भी देकर कहा था कि वे 370 के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हालांकि लड़ाई लंबी है। इंजीनियर राशिद
जिस पार्टी से जिस धड़े से आते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों से थोड़ा सा एग्रेसिव पॉलिटिक्स भी करते हैं, थोड़े रेडिकल उनके, मैं कहूँगा कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है उनके स्टैंड भी हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हमेशा उनको बीजेपी समर्थित कहती है, उनको कहती रही है कि बीजेपी इनको चुनाव लड़वा रही है, एजेंसियां उनको चुनाव लड़वा रही हैं। कभी कहते हैं कि इनकी गाड़ियों के काफिले देखो कितनी ज़्यादा गाड़ियां घूम रही हैं, तो इतने पैसे इनके पास कहाँ से आ रहे हैं, जो एजेंसियां हैं वो इनको पैसा दे रही हैं। इस किस्म का इंजीनियर राशिद और उनकी पार्टी को पोर्ट्रेट किया जाता है। हालांकि इंजीनियर राशिद अगर बाहर आ रहे हैं जमानत के ऊपर, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। उनको जमानत, उन्होंने जमानत तो 3 महीने की मांगी थी और इंटरिम बेल मांगी थी, लेकिन उनको जमानत सिर्फ और सिर्फ 2 अक्टूबर तक की मिली है। यानी कि 1 अक्टूबर को चुनाव का 3rd फेज खत्म हो जाएगा और 2 अक्टूबर को उनको वापस दिल्ली तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा। तो एक हिसाब से उनको बेल नहीं मिली है, नॉर्मल रेगुलर बेल नहीं मिली है, बल्कि इंटरिम बेल मिली है, जिसको अंतरिम जमानत हिंदी में कहा जाता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। उसका कारण क्या है? अगर एक नॉर्थ इंडियन सूबा हम देखें जिसमें कांग्रेस की सरकार है, वो तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश बचा है। पहले राजस्थान होता था और राजस्थान भी आजकल बीजेपी के पास चला गया। हालांकि इन आने वाले विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं हरियाणा उनके पास आ सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को भी लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की थी। 6 विधायक भी तोड़ लिए थे, सफल नहीं हुए। लेकिन अब वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स का सेंटर हिमाचल प्रदेश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिमला के पास एक इलाका है संजौली, वहाँ पर एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। वहाँ पर बीजेपी समर्थित हिंदूवादी संगठन उस मस्जिद को अवैध और उसको गिराने के लिए साजिशें कर रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने एक बड़ी कॉल भी थी कि हम मस्जिद को गिरा देंगे, कब्जा कर लेंगे, इस किस्म के माहौल बनाया गया। लेकिन जैसे ही वो जब उस तरफ बढ़े तो जो हिमाचल की पुलिस है उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया, भगदड़ भी मची। हालांकि किसी की कोई ऐसी घटना नहीं है कि कोई बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ हो, लेकिन जो मस्जिद है संजौली इलाके में वहाँ तक पहुँचने से रोक दिया गया। आज ट्विटर पर मैं देख रहा था कि जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, जो एक हिसाब से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, वो लगातार उन विजुअल्स को शेयर कर रही है और लिख रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वो हिंदू विरोधी है। अरे बताइए, आप बहुसंख्यक हैं, आप गिनती में ज़्यादा हैं, आप कैसे किसी जो कम संख्या के लोग हैं उनके धार्मिक स्थलों पर कैसे गिराने तक जा सकते हैं, कैसे उनको तोड़ने तक जा सकते हैं? क्या उनकी संख्या कम है सिर्फ इसलिए कि उनके धार्मिक स्थलों को आप बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे, जबकि उस जमीन पर दावा वक्फ बोर्ड का है। हालांकि मामला पेंडिंग है और मामले पे सुनवाई कोर्ट में होनी है, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। अगर कोर्ट खुद कह देगा कि भाई ये तो गलत है, तो उसको खुद जो सरकार है वही तोड़ देगी, प्रशासन ही तोड़ देगा। आप ये पॉलिटिकल माहौल बनाकर और इसको हिंदुओं के खिलाफ ये सब दिखाने की क्या ज़रूरत है? हिमाचल प्रदेश में बीजेपी दिल से चाहती है कि कांग्रेस की सरकार गिराए, उसके बाद उनको लगेगा कि नॉर्थ इंडिया में इनके पास कोई सूबा नहीं बचा कांग्रेस में। हालांकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट रहेंगे वो आपको और सबको पता है कि कांग्रेस के फेवर में आएंगे। इस वजह से तो जो उनका सोचना है नॉर्थ इंडिया में एक ही सूबा इसको भी गिरा लेते हैं, वैसा मेरे को लग नहीं रहा। हालांकि कांग्रेस भी एक नारा देती रही है, कांग्रेस नारा देती रही है कि साउथ में साफ और नॉर्थ में ऑफ। यानी कि कांग्रेस भी ये देखती रहती है सपना कि वो अगले चुनाव तक आधे नॉर्थ इंडिया के सूबों के ऊपर कब्जा कर ले और साउथ इंडिया में तो हर एक जगह से बीजेपी को बाहर कर दे। हालांकि साउथ इंडिया में बीजेपी कहीं पर काबिज भी नहीं है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के बारे में है। राहुल गांधी, हम सबको पता है कि पिछले 4 दिनों से अमेरिकी दौरे पर हैं। आज उनका आखिरी दिन था, अब वो भारत वापस लौट आए हैं और जो नेशनल प्रेस क्लब है वहाँ पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। एक पत्रकार ने बहुत शानदार सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी है और जो इंडियन डेमोक्रेसी उसको बचाने के को लेकर अमेरिका का क्या रोल होना चाहिए, क्या अमेरिका को कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये ऐसा एक सवाल फ्रेम किया गया। उसको ऊपर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि जो भारत के लोग हैं वो खुद के लोकतंत्र को बचाने के काबिल हैं, बाहरी किसी भी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं पता कि अमेरिका भारत के लोकतंत्र, मैं कोई ऐसी बॉडी नहीं हूँ या कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो ये बता पाए कि अमेरिका क्या स्टैंड ले, कैसे करे ये सब। अमेरिका को वैसे भारत के लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ये एक मोटा मोटा जवाब था। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हम सबको पता है, 2 यूनिवर्सिटियों में गए थे राहुल गांधी और भी कई सार्वजनिक मंचों पे गए, अब नेशनल प्रेस क्लब में भी उन्होंने बात रखी। तो बहुत सारे आरएसएस को लेकर, कम्युनलाइजेशन को लेकर,
कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर, ओबीसी एससी रिजर्वेशन को लेकर और कॉर्पोरेटाइजेशन, क्रोनी कैपिटलिज्म, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो राहुल गांधी के मुंह से हम सबको सुनी हैं। वो एक अलग से विषय है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी अब हमलावर है, क्योंकि बीजेपी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ने एक ऐसे सांसद से भी मुलाकात की है जो पाकिस्तान में पीओके के इलाके में जिसने विजिट की, उनका नाम इल्हान उमर है, और उन्होंने ये भी कहा कि यूएन में वो भारत विरोधी आवाज़ हैं। तो एक हिसाब से भारत विरोधी उनकी यात्रा को दिखाने की कोशिश की जा रही है। व्हाट्सएप पे जॉर्ज सोरोस से रिलेटेड लंबे लंबे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, अलग अलग किस्म की कॉन्स्पिरेसी थियरीज तैर रही हैं। कभी हम पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थियरीज पे अकेले से बात करेंगे, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज यानी कि साजिश थ्योरी, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, साजिश थ्योरियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है। उन पे एक दिन अलग अलग साजिश थ्योरियों के ऊपर बात करेंगे। उसका रीज़न ये है कि पॉलिटिकल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो साजिश थ्योरियाँ लोगों के दिमागों को मांझ देती हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर वियतनाम से है। वियतनाम में यागी तूफान का कहर जारी है। यागी तूफान होता क्या है? 150 किलोमीटर की स्पीड में हवाएं चलती हैं, और इतनी तेज़ हवा आप सबको पता है कि बहुत खतरनाक होती है, और उसमें 127 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, 54 लोग अभी भी लापता हैं। और ये जो यागी तूफान इससे पहले दक्षिणी चीन और फिलीपींस में भी आया था, जिसमें लगभग 30 लोगों की मौत होने की खबर थी। तो ये यागी तूफान इस इलाके में दक्षिणी चीन, फिलीपींस, वियतनाम काफ़ी नुकसान कर रहा है, और काफ़ी लोग प्रभावित हैं, और अभी भी इसके खतरे बरकरार हैं। 2-3 दिन तक इसके खतरे जारी रहेंगे, और लोग बहुत सारे फंसे हुए हैं। लोग छतों पे जगह बनाए हुए हैं, कई लोग अलग अलग सुरक्षित इलाकों में चले गए हैं। तो बहुत असमंजस की स्थिति है वियतनाम में, और बहुत भारी नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का खासकर वियतनाम में हुआ है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव को रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले जो नायब सिंह सैनी हैं, उनकी सरकार के ऊपर संवैधानिक संकट छिड़ गया है। उनकी सरकार बर्खास्त की जा सकती है। उसका कारण क्या है? जब से सीएम नायब सैनी बने हैं, तब से लेकर अब तक एक भी कैबिनेट मीटिंग और एक भी जो विधानसभा का सत्र होता है, सेशन होता है, विधानसभा हाउस का सेशन नहीं बुलाया गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर 6 महीने में एक कम से कम 1 घंटे का एक विधानसभा सेशन बुलाना जरूरी है। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के को लेकर, यानी कि संवैधानिकता को लेकर, जो नायब सिंह सैनी की सरकार है वो अब खतरे में पड़ती दिख रही है। नायब सिंह सैनी ने हालांकि आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। उनके पास सिर्फ 13 तारीख तक का वक्त है। 13 तारीख तक उनको 1-2 ऑप्शन तलाशने पड़ेंगे, नहीं तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 14 सितंबर को नरेंद्र मोदी की जींद में रैली भी है, पहली रैली है, और बीजेपी वहीं से ही अपना कैंपेन शुरू करने जा रही है। अब ये देखना होगा कि जब 14 सितंबर को हरियाणा में नरेंद्र मोदी आएंगे तो वहाँ पर नायब सिंह सैनी साबका मुख्यमंत्री बनकर पेश आएंगे या फिर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि सरकार 13 सितंबर के बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है। तो देखते हैं कि कल क्या प्रक्रिया रहती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर है कि कल एक दिन बचा हुआ है नॉमिनेशन का, 12 तारीख यानी कि 12 सितंबर के बाद नॉमिनेशन खत्म हो जाएगी प्रक्रिया। और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 41 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। 49 कैंडिडेट्स अभी भी नहीं दिए हैं। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, हम सबको पता है, और उसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। आज हालांकि बहुत सारे कांग्रेसियों ने नामांकन दाखिल किया है। इवन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किलोई से अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने वहां पर स्पीच देते हुए कहा कि अब की बार वोट कटुओं से सावधान रहना है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही सीटें अनाउंस कर दी, उनसे तालमेल उन्होंने किया नहीं। हालांकि हम सबको पता है कि भूपेंद्र हुड्डा आम आदमी पार्टी के अलायंस के खिलाफ थे। खैर, भूपेंद्र हुड्डा ने वोट कटुओं का इशारा जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी इनको कहा है। उन्होंने कहा है कि अब की बार भी वोट कटुओं ने मिलकर साजिश की है ताकि कांग्रेस सत्ता में ना आ सके। भूपेंद्र हुड्डा के अलावा और भी बहुत सारे नॉमिनेशन हुए हैं। आज विनेश फोगाट का भी नॉमिनेशन हुआ है, जुलाना से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, और उनके नॉमिनेशन में दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। करीब 4 करोड़ के आसपास उन्होंने अपनी संपत्ति बताई है। उनके पति से उनके पास ज़्यादा संपत्ति है। इसके अलावा जो रोड शो था वो काफ़ी बड़ा रोड शो था। और विनेश फोगाट के मामले में एक चीज़ और है, विनेश फोगाट ने एक बात एक इंटरव्यू, मीडिया इंटरव्यू में कही है
कि पीटी उषा और भारत सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उनकी ओलंपिक में मदद नहीं की। अगर सरकार चाहती तो उनको मेडल मिल सकता था, 6 की जगह भारत के 7 मेडल होते। पीटी उषा सिर्फ आई, एक बार उन्होंने मेरे को हाथ लगाया, फोटो खिंचवाया, सोशल मीडिया पे डाला और चली गई। उन्होंने मेरे से बात तक नहीं की। इसके अलावा विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि भारत का अगर डंका बजता तो मुझको मेडल दिलवाया जा सकता था। लेकिन जो एक हिसाब से वो कांग्रेस की हो गई हैं, अब तो बीजेपी वाले उनके बयानों को इसलिए ऐसे ही इंटरप्रेट करेंगे कि कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतने के लिए सब बोल रही हैं। अगर वो चुनाव लड़ने से पहले, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले ये सब बातें रखती तो उनकी बातों का वजन बहुत ज़्यादा होना था, लेकिन अब उनकी बातों को हल्का माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतने के लिए सब बात रख रही हैं। अब अगली मतलब उसकी बात करें तो टिकटों के बंटवारे को लेकर करें तो जो संकट छिड़ा हुआ है, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, 3 गुट हैं, हम सबको पता है, और 49 सीटें अनाउंस नहीं कर पा रही है। कल एक दिन बचा है और कहा जा रहा है कि आज रात को लिस्ट आएगी। 5 सीटों पे पेच फंसा हुआ है। राहुल गांधी भी अमेरिका से लौट आए हैं, लेकिन राहुल गांधी भी समझौता नहीं करवा पा रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बगावत न हो जाए और इनके जो कैंडिडेट हैं, वो जो टिकटार्थी हैं, वो आईएनएलडी या जेजेपी के पास न भाग जाएं, इसलिए लिस्ट को रोक रखा है। क्लियर होएगा कि किनको टिकट मिल रही है, उसके बाद ही उस पर बात हो पाएगी। बीजेपी की भी 2 सीटों पर अभी तक टिकटें अनाउंस नहीं हुई हैं, फरीदाबाद एनआईटी और महेंद्रगढ़। अब मैं आपको बीजेपी, कांग्रेस के बारे में मैंने बात की, अब मैं बीजेपी की बात करता हूँ। रामविलास शर्मा, एक नाम आपने सुना होगा। हरियाणा में जब बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस समय रामविलास शर्मा बीजेपी के बड़े नेता होते थे। वही उन्होंने ही बीजेपी को हरियाणा में सर्वाइव करवाया। लेकिन आज उनको खुद को महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं दी जा रही और उन्होंने महेंद्रगढ़ से इंडिपेंडेंट फार्म भरा है। रामविलास शर्मा का क्या रोल रहा? रामविलास शर्मा कई सरकारों में मंत्री रहे हैं, जब बीजेपी और आईएनएलडी का अलायंस रहा या फिर बंसीलाल के साथ मिलकर सरकारें बनाई। और इसके अलावा रामविलास शर्मा साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष थे। उन्होंने टिकटें बांटी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, 7 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए साल 2014 में ही, रामविलास शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा गया। वही प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी को 90 में से 47 सीटें मिली और बीजेपी ने सरकार बनाई। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन टिकटों का बंटवारा रामविलास शर्मा ने किया था। यानी कि एक ऐसा नेता जिसकी वजह से हरियाणा और केंद्र में एक हिसाब से सरकार आई, और एक बड़ा नेता जो नरेंद्र मोदी का दोस्त भी रहा, अमित शाह का भी दोस्त रहा। लेकिन आज साल 2024 है, 2014 से लेकर 2024 10 साल बीत गए हैं। पानी बहुत बह गया है और पानी इतना बह गया है कि आज रामविलास शर्मा नरेंद्र मोदी की मुंह की ओर देख रहे हैं कि उनको वो टिकट दे दे, लेकिन उनको बीजेपी की टिकट नहीं दी जा रही है। हालांकि अहिरवाल के बड़े नेता राव इंद्रजीत आज उनके घर पर भी पहुंचे, रामविलास शर्मा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं आपका समर्थन करता हूं और हो सके तो शायद बीजेपी आपको सिंबल भी दे दे। लेकिन इतने बड़े नेता की ऐसी स्थिति कर रखी है। एक बात याद रखनी चाहिए पॉलिटिक्स में कि जो आपका माड़े टाइम का साथी है ना, यानी कि जो आपका खराब समय था उसका भी साथी है, उसके साथ आपको अच्छे वक्त में खराब नहीं करनी चाहिए, माड़ा नहीं करना चाहिए। और रामविलास शर्मा के साथ खराब किया जा रहा है बीजेपी में। तो वो मुझे अजीब लगा कि एक आदमी जब बीजेपी मरी हुई पार्टी थी उस समय उसको कंधे ऊपर लेकर घूम रहा था, उसके लिए मेहनत कर रहा था, आज उसको टिकट ही नहीं दी जा रही है। बहुत अजीब बात है। उससे अगली खबर की बात करें तो चौटाला फैमिली के बारे में भी बात करनी जरूरी है। रंजीत चौटाला और दिग्विजय चौटाला में एक डील हो गई है। दिग्विजय चौटाला हम सबको पता है कि दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं और जेजेपी से डब्बुवाड़ी की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रणजीत चौटाला रानिया की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों दादा पोता में डील ये हुई है कि रणजीत चौटाला की मदद रानिया में दिग्विजय चौटाला करेंगे और रणजीत चौटाला, अजय चौटाला या दिग्विजय चौटाला परिवार की मदद डब्बुवाड़ी में करेंगे। तो एक हिसाब से सेटिंग चौटाला परिवार करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो एक बार फिर से विधानसभा में पहुंच पाएँ। लेकिन अब की बार जो लाल परिवार हैं, देवीलाल परिवार, भजनलाल परिवार और जो तीसरा बंसीलाल परिवार है, उनसे बहुत कम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे। बहुत पहले जैसे 7-8 लोग पहुंच जाते थे, अब की बार लग रहा है कि 2 या 3 मैक्सिमम लोग पहुंचेंगे।
इसके अलावा जो अगली खबर की बात करें तो वो पंजाब से आई, और पंजाब और हरियाणा का एक संयुक्त मसला है। शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी उसकी आज मीटिंग हुई। उस मीटिंग में पंजाब के, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी बैठ थे और भी बहुत सारे अधिकारी थे। इसके अलावा उस मीटिंग की अध्यक्षता जो साबका जस्टिस हैं नवाब सिंह, साबका जो एक हिसाब से जो जज हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, नवाब सिंह, जस्टिस नवाब सिंह ने की। और जस्टिस नवाब सिंह ने और जो बाकी कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने मीडिया से कोई बात किए बगैर वो अपने घरों को निकल गए। 2 घंटे के आसपास ये मीटिंग चली और अब बताया जा रहा है कि ये कमेटी किसानों से भी मुलाकात करेगी और शंभू बॉर्डर को खोलने के ऊपर उनको राजी करेगी। लेकिन अभी तक जो मीटिंग की मिनट्स हैं वो बाहर नहीं हुई हैं। जैसे ही बाहर आएंगी मैं आपको इसके ऊपर और डिटेल चीज़ें बताऊंगा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की बात हो रही है तो आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब सरकार और लोकल बॉडीज़ के जो सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर आज फटकार लगाई गई, क्योंकि पंजाब में जो लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ और जो ये शहरों की जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, इनका टेन्योर पूरा हो चुका लेकिन चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार से 23 सितंबर को जवाब मांगा गया, डिटेल्ड इसके ऊपर जवाब मांगा गया है। तो एक ये भी मेरे को लगा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो ये खबर थी ये भी आप तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा आदेश प्रताप सिंह कैरों आज श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे और उन्होंने दरबार साहिब में माथा भी टेका। हम सबको पता है कि वे सुखबीर बादल के जीजा हैं और अकाली दल सरकार में वो मिनिस्टर भी थे। और उन्होंने जो बात हुई है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे उनके बारे में कोई अपडेट आएगी, जितने भी लोग अभी पहुंच रहे हैं श्री अकाल तख्त साहिब पर जिनको नोटिस भेजा गया है, इसके ऊपर भी एक अलग से बात होनी चाहिए। क्या वो सच में ही जो ये मुद्दे हैं इनको क्लिंच करके एक जो एक मैं तो कहूँगा कि एक सम्मानित तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, या फिर ये झूठ बोलकर और वही अपना जो पुराना इनका तंग नज़रिया है वैसे ही करेंगे? तो क्या ये सच में ही पंथक पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? इस पर एक अलग से हम जो पंथक पॉलिटिक्स को कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे आप बातचीत करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।